क्लास आज नेशनल इनकम चैप्टर को हम पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। तो सब लोग जरा ध्यान से समझना, आज काफ़ी सारी थ्योरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और आज हमारा ये नेशनल इनकम टॉपिक जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, चलो। सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में तो मैंने काफ़ी सारी थ्योरी कराई हुई थी। अब अगली हेडिंग है नेशनल इनकम। तो हमेशा ध्यान रखना, नेशनल इनकम के अंदर हम लोग जो इनकम ऐड करते हैं टोटल, वो ओनली एंड ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ऐड करते हैं। ध्यान रखना, नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर हम लोग जो इनकम ऐड करते हैं वो किसकी ऐड करते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट की। पेपर में पूछा भी गया हुआ था क्लास बोर्ड की एग्जामिनेशन में कि नेशनल इनकम में किसकी इनकम को ऐड करते हैं। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है, जो आम निवासी हमारे देश में रहते हैं, हम उन्हीं की इनकम को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। क्लियर है? सेकंड, डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं? मैं आपको एक बार समझा देता हूं अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं, जरा अच्छे से समझ लेते हैं। क्लास, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा इंडिया का मैप है, हालांकि एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ इससे मिलता जुलता ऐसा आपको इंडिया का मैप दिखता है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया ऐसे फैला हुआ है। तो ये इंडिया का जो सारा का सारा एरिया है, ये जो सारा का सारा इंडिया का एरिया है, इसको हम लोग यहां से ये सारा एरिया, ठीक है, पानी में भी 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है। तो ये सारा का सारा एरिया हम लोग कहते हैं इसको डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है यहां तक? तो ये कंप्लीट एरिया जो है ये हमारा हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है यहां तक? इस एरिया को हमारा जो है, ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब इस बीच मान लो कोई चाइना की एम्बेसी है, या यूएस की एम्बेसी है, या किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी है इस बीच, तो ये एम्बेसी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, यानी कि ये जो पूरा का पूरा इंडिया का मैप है ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। लेकिन जो ये क्लास बीच में किसी कंट्री की कोई एम्बेसी है, एम्बेसी हमारे कंट्री का हिस्सा नहीं है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उसी तरीके से मान लो ये चाइना का मैप है, चाइना के अंदर मान लो ये इंडिया का एक टेरिटरी है, चाइना के अंदर, सॉरी, इंडिया का एम्बेसी है, तो ये इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्लास, कुल मिला के मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैप के अंदर जितना भी है वो सारा का सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किसको छोड़कर क्लास? फॉरेन एम्बेसीज को। एम्बेसी उन्हीं देश का हिस्सा होता है क्लास जिसका वो है, एम्बेसी हमारे इस कंट्री का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा। अगर चाइना की एम्बेसी इंडिया में है तो वो आपका चाइना का ही पार्ट होगा, चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। अगर चाइना की एम्बेसी इंडिया में है तो वो चाइना की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अमेरिका की एम्बेसी अगर इंडिया में है, अच्छा, एम्बेसी होता क्या है मैं बता देता हूँ क्लास आपको। मान लो ये इंडिया है और ये यूएस है, ठीक है। अब आप इंडिया में यूएस की एम्बेसीज आपको मिलेंगी और यूएस में मिलेंगी इंडिया की एम्बेसी। एम्बेसी कंट्री के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, कंट्री के बायलैटरल एग्रीमेंट को देखता है। दूसरी बात, अगर मान लो आप इंडिया से घूमने गए यूएस के अंदर, क्लियर है, और यूएस में आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, वीजा खो गया, पैसे आपके पास खत्म हो गए, तो आप यूएस के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है आप वहां पे जाओगे। यूएस के अंदर आप जाओगे, कहाँ पे? इंडिया की जो एम्बेसी है वहां जाओगे, और वहां जाने के बाद आप उनको अपनी समस्या समझाओगे, तो वो समझेंगे, वो इंडिया से कंफर्म करेंगे और आपको रिटर्न टिकट देकर इंडिया वापस भेजेंगे। उसी तरीके से कोई अमेरिकन इंडिया के अंदर आता है और उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई कुछ मिसबिहेव होता है, उसकी चीजें चोरी हो जाती हैं, कोई नुकसान होता है, तो वो इंडियन एम्बेसी जो है वो जो मतलब कि वो यूएस में आने के बाद जो सॉरी इंडिया में आएगा, और इंडिया के अंदर जो यूएस की एम्बेसी है वहां उनसे कांटेक्ट करेगा, वहां सारी बातें करेगा, और फिर इंडिया वाले यूएस से कंफर्म करके इसको अपने यहाँ पे भेज देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश की एम्बेसी दूसरे देश में होती है, जहाँ पे वीजा वगैरह हम लोग लेते हैं, जहां से वीजा वगैरह हमको मिलता है। तो एम्बेसी जिस देश का है वो उसी देश का पार्ट होता है, एम्बेसी जिस कंट्री का होता है वो उसी कंट्री का ही पार्ट कहलाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है क्लास? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम। क्लास, डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री का वो पार्ट है जो आपकी डोमेस्टिक इनकम को जनरेट करता है। क्लियर है क्लास यहां तक?
बिल्कुल एम्बेसी जो है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड, तो सबसे पहली जो चीज़ इंक्लूड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वो है शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेज़िडेंट। कोई शिप है, समझ रहे हो बात को? कोई एयरक्राफ्ट है, उसे उसका मालिक कौन है क्लास? हमारे देश का इंडियन रेज़िडेंट है। भले ही वो शिप किसी 2 कंट्री में जो है वो मतलब कि ऑपरेट करता है, लेकिन फिर भी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। एग्ज़ाम्पल, एयर इंडिया की जो प्लेन है वो जापान से लेकर चाइना जो है चलती है, जापान से चाइना उड़ती है प्लेन, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक कौन है? उसका मालिक इंडिया है। सिमिलरली, प्लेन ऑपरेटेड बाय टर्किश एयरलाइन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो प्लेन चलती है, वो टर्किश एयरलाइन की जो है प्लेन वो चलती है, तो वो किसका पार्ट होगा? वो टर्की की टेरिटरी का पार्ट होगा। यानी कि जहाज वगैरह जो है, जो मूव करते हैं, वो उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट होगा, जिनका क्लास दिन मतलब कि जो ओनर है ना, वो उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट होगा, भले वो उड़ कहीं भी रहा हो। Similarly, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platform operated by resident of a country in international water. क्लास जहाँ मछली पालन होता है, मछली पकड़ा जाता है, फिशिंग वेसल या क्लास जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, नेचुरल गैस रिग्स होते हैं। रिग्स का मतलब क्या है कि जहाँ से नीचे से वो मतलब कि समंदर के नीचे से ना वो क्रूड ऑयल निकालते हैं, वो रिग्स वगैरह बने होते हैं। या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं, पानी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जहाँ जेट प्लेन, फाइटर प्लेन उड़ते हैं। तो वो सारा का सारा अगर इंडियन उसका मालिक है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगा, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में कहीं भी हो। एम्बेसीज क्लास कंसुलेट मतलब कोई भी मान लो कि कोई फॉरेन मिशन है, कोई डिप्लोमेटिक मिशन है, उसके लिए अगर मान लो दो देश मिलते हैं आपस में, एक मीटिंग करते हैं, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एक कंट्री का जो अब्रॉड में है, क्लास वो सारा का सारा क्लास हमारे टेरिटरी का ही पार्ट होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर इंडिया की एम्बेसी, क्लास समझना बात को, अगर इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, अगर इंडिया की जो एम्बेसी है, मान लो ये इंडियन एम्बेसी है, ये इंडियन एम्बेसी है, कहाँ पे? चाइना में। चाइना में इंडिया की एम्बेसी है, तो वो इंडिया का ही पार्ट होगा, ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एम्बेसी जो है वो हमारा ही पार्ट होगा अगर वो हमारी एम्बेसी है। लाइक चाइना में जो इंडिया की एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट है, यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट है, रशिया में जो इंडिया की एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट है, और इंडिया के अंदर जो रशिया की एम्बेसी है वो उसी रशिया का ही पार्ट होगा, वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। यानी एम्बेसी जिस देश का होता है वो उसी देश की टेरिटरी का पार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड नहीं करते? तो पहली चीज, हम लोग कोई भी एम्बेसी बाहर देश की वो इंक्लूड नहीं करते। चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लास ये मिस्टेक है यहाँ पे। चाइनीज एम्बेसी इंडिया में जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसका है? चाइना का। यानी जिस देश की एम्बेसी उसी का ही पार्ट होगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? क्लास वो ओन कर लेते हैं अग्रीमेंट पे, रेंट वगैरह नहीं होता, वो ओन कर लेते हैं। एम्बेसी बहुत बड़ी चीज होती है, उसको रेंटल पे नहीं होता, वो ओन कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू हेल्थ मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये चाहे किसी भी देश के अंदर हो, ये रहता है क्लास उन्हीं देश का जहां पे इनका हेडक्वार्टर है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? जहां पे उनका हेडक्वार्टर है। एम्बेसी क्लास जहां से वीजा मिलता है, सीधी सी बात है, आप समझ लेना। एम्बेसी जहां से आपको वीजा मिलेगा। वीजा क्या होता है? वीजा इज द परमिशन टू गो आउटसाइड। परमिशन, अगर आपको यूएस जाना है तो आपको वीजा लेना पड़ेगा यूएस एम्बेसी से। अगर मुझे दुबई जाना है तो मुझे दुबई एम्बेसी से वीजा लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये वीजा होता है, वीजा इज परमिशन, ताकि मैं बाहर देश में जा सकूं। ऐसे सीधे जैसे मैं चला जाता हूँ ना इंडिया में कहीं भी, ऐसे मुंह उठा के कहीं भी बाहर नहीं चले जाते, परमिशन लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है बाहर एम्बेसी को कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ बाहर, मैं उनके देश में क्यों जा रहा हूँ, ये उनको बताना पड़ेगा। तो वो एम्बेसी वीजा अलॉट करती है। नेक्स्ट है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्लस जो नॉर्मली हमारे देश में रहता है, आमतौर पे हमारे देश में रहता है, हमारे देश में पैसा कमाता है, हमारे देश में खर्च करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रेजिडेंट। क्लियर है क्लास? तो रेजिडेंट कौन होता है? जो आमतौर पे हमारे देश में ही रुकता है। हमारे जैसे हम लोग, आप लोग हैं, हम यहीं रहते हैं इंडिया में, तो हम इंडिया के क्या हो गए? रेजिडेंट हो गए। क्लियर है? अच्छा, सिटीजन कैसे होते हैं? बाय बर्थ, अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हम इंडियन सिटीजन है। अगर हमें किसी और देश का सिटीजनशिप लेना होगा तो हमें इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ना होगा, छोड़ के हम किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप लेंगे।
नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। नेट फैक्टर इनकम, ये मैंने पहले ही समझा रखा है क्लास आपको। अगर हम बाहर देश से 700 रुपए कमा रहे हैं और बाहर वाले हमारे यहाँ से 500 रुपए कमा रहे हैं, उसको माइनस करके जो 200 रुपए आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव कब होगा? जब पेमेंट हम ज्यादा करेंगे मिलेगा कम, तो वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट। क्लास फ्री में जो पेमेंट हुई है, बदले में कोई सामान वगैरह नहीं बना है, तो उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। लाइक क्लास स्कॉलरशिप दे रहे हैं, क्लास गिफ्ट दे रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन, सीनियर सिटीजन को कोई पैसा दे रहे हैं, तो वो ट्रांसफर पेमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अगर वो रेजिडेंट है नव्या, कोई भी क्लास रेजिडेंट है ना, तो उसकी इनकम को ऐड करेंगे। और रेजिडेंट होने के लिए क्लास कंडीशंस हैं, उनको पूरा करते हैं। रेजिडेंट मतलब नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि कौन रेजिडेंट कहलाएगा, पर आपके सिलेबस में वो इनकम टैक्स नहीं पढ़ना। आप इतना जानो कि अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी इनकम काउंट होगी। अब वो रेजिडेंट कैसे होता है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसफर इनकम। भाई फ्री में जो आपको इनकम मिली है सरकार से, वो ट्रांसफर इनकम है। कुल मिला के आप कह सकते हो इनकम फ्रॉम फ्री इज ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? और फैक्टर इनकम क्या होता है? जब पैसे कमाते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो ट्रांसफर इनकम है। फ्री में कोई इनकम जनरेट करी नहीं, वो फैक्टर इनकम है जहां काम करते हैं, और फ्री में इनकम मिला तो वो ट्रांसफर इनकम है। चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। ध्यान से समझना क्लास। जीडीपी होता क्या है? सुई से लेके जहाज तक देश के अंदर जितना भी सामान बन रहा है वो आपका जीडीपी है। तो जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही देश का भला होगा। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लेबरों को पैसा ज्यादा मिलेगा। लेबरों को पैसा ज्यादा मिलेगा तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, और किसी का खर्चा ही किसी की क्या बनती है? इनकम। तो जीडीपी का जो बढ़ना है वो देश के वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, देश का जो वेलफेयर है वो भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। जीडीपी वेलफेयर के कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें से सबसे पहला एक्सेप्शन है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। पहला एक्सेप्शन जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्लास ध्यान रखना, हमारे देश में सामान ज्यादा बन रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसका बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को मिल रहा है। जो सामान ज्यादा बन रहा है उसका बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को मिल रहा है, तो वो क्लास हमारे जीडीपी का वेलफेयर शो नहीं करता। आमतौर पे जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है। लेकिन अगर सोचो प्रोडक्शन देश के अंदर ज्यादा हो रहा है, लेकिन मान लो गाड़ियां ज्यादा बन रही हैं, घर ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियां अमीर लोग ही ले रहे हैं। जिसके पास पहले ही एक गाड़ी है उसने दूसरी गाड़ी ले ली, उसने तीसरी गाड़ी ले ली। जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं थी पहले, वो अभी पहले भी गाड़ी नहीं थी उसके पास, और अभी भी गाड़ी नहीं है उसके पास। कहने का मतलब क्या है? पुअर आर स्टिल पुअर एंड हंगर, और जो रिच है वो और रिच होते चले जा रहे हैं। तो यानी कि सामान तो ज्यादा बन रहा है देश के अंदर, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को मिल रहा है, पुअर लोगों को नहीं मिल रहा। तो पुअर आर स्टिल पुअर एंड हंगर, और रिच जो है वो और रिचर होते चले जा रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन है जीडीपी का, यानी कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा। सेकंड है क्लास कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। सेकंड है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। प्लस कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन पता है किन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है? लेकिन प्रोडक्शन किन चीजों का बढ़ रहा है क्लास? हथियार का, गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हथियार का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लाइक जो मतलब जेट प्लेन है, टैंकर है, फाइटर प्लेन है, बॉम्ब है, यूरेनियम है, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो यार इनसे हम देश को पीसफुल इन्वायरमेंट दे सकते हैं, लेकिन गरीबी भुखमरी को नहीं मिटा सकते। कहने का मतलब ये है क्लास कि अगर मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, खाना ना मिले, भले आपके घर के बाहर सिक्योरिटी जो है वो लगाई हो, तो उस सिचुएशन में क्लास अगर आप सिक्योरिटी लगा रहे हो तो उससे सिक्योर तो रहेगा, लेकिन आपको गरीबी भुखमरी देश में कैसे मिटेगी? तो ध्यान रखना, जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो वो कंजप्शन गुड्स का बढ़ना चाहिए। कंजप्शन गुड्स जिसे हम खाते पीते हैं गुड्स, उनका उनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ना कि आर्म्स हथियार का। आर्म हथियार बढ़ेगा तो हम हाँ ये जरूर दिखा सकते हैं अपने पड़ोसी मुल्क को, या जो अटैक करते हैं हमारे ऊपर, हमको डराते हैं कि हमारे पास ये सारे हथियार हैं, लेकिन गरीबी भुखमरी को मिटाने के लिए कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन करना है। क्लियर है? साथ भी कोई डाउट है पूछ सकते हो, अनम्यूट कर दिया है मैंने, पूछो क्या पूछ रहे हो। सर जैसे अभी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हैं इंडिया के,
वो हम्म। तो गरीब हो रहे हैं, मतलब सभी बोल रहे हैं आजकल की प्रॉब्लम है, ये है, वो ठीक है। है। बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिच हो रही है। तो सर इस केस में हम क्या बोलेंगे, जीडीपी, वैसे तो जीडीपी डाउन ही बोलेंगे, बट सर ये किसके अंडर आता है? जैसे हमारी गवर्नमेंट तो रिच हो रही है, बट जो रेजिडेंट्स हैं वो मतलब पुअर हो रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट रिच हो रही है ऐसा किसने कहा आपको कि गवर्नमेंट रिच हो रही है? मतलब गवर्नमेंट के बाद टैक्स कलेक्शन ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि टैक्स पे करने वाले लोग रिच हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता थोड़े बहुत प्रॉब्लम से। रही बात जीडीपी का, उनसे लेना देना नहीं है किसकी इनकम कितनी है। जीडीपी का मतलब ये है, मान लो ये देश है, ठीक है, या इस देश में दो कार बनी है, ठीक है, एक मोटर बाइक बनी है, और मान लो दो दो शर्ट बनी है, और एक मान लो बना है ट्राउजर। तो ये इनको जोड़ेंगे तो ये जीडीपी है। देश में जितना सामान बन रहा है ना, उसको हम लोग जीडीपी मानेंगे कि ये इस चीज को जीडीपी बोलते हैं। इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर दो कार बन रही है तो कार को बनाने वालों को पैसा मिला होगा। अगर दो की जगह 20 कार बनती तो इनकम ज्यादा मिलती उनको। तो जीडीपी की वजह से इनकम पे इम्पैक्ट आता है। और अगर देश के लोग गरीब होते चले जाएंगे तो गवर्नमेंट अमीर नहीं हो सकती उस सिचुएशन में। गवर्नमेंट के पास टैक्स, अगर मैं पैसा कम कमाऊंगा तो मैं टैक्स कम दूंगा सरकार को। और सरकार हमसे पैसा लेके कौन सा अपने पास रखती है? सरकार को पैसा इसलिए चाहिए होता है ताकि देश के डेवलपमेंट पे खर्च करे, सड़क निर्माण में, बिजली देने में, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जुडिशरी, लॉ, इन सब को मेंटेन करने में। जीडीपी इज डिफरेंट थिंग। जीडीपी का मतलब कुल मिला के प्रोडक्शन है, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है सुई से लेके जहाज तक देश के अंदर। ओके सर। चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो सबसे पहला, जीडीपी बढ़ रहा है तो देश का वेलफेयर हो रहा है, लेकिन पहला पॉइंट क्या है क्लास? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का जो बेनिफिट है वो अमीर लोग उठा ले रहे हैं। लाइक पहले पहले मान लो कि एक गाड़ी थी अमीर के पास, अब दो गाड़ी है। तो देश के अंदर तो गाड़ी फालतू बन रहा है, लेकिन उस गाड़ी की जो फालतू बन रहा है उसे कौन ले रहा है? अमीर लोग। कॉम्पोजिशन, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन किसका? आर्म्स का, हथियार का, गोला बारूद का। अगला है बार्टर सिस्टम। प्लस बार्टर सिस्टम जो होता है ना, वो होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नोट्स में आपको मिलेगा डिटेल में। बार्टर सिस्टम इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। प्लस ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? मैंने आपको एक सामान दिया, बदले में आपसे एक सामान ले लिया। बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान, जो पुराने जमाने में चलता था। मोहनजोदाड़ो जैसे फिल्म देखी होगी, उस मूवी के अंदर बताते हैं क्लास सामान वगैरह कैसे, सामान देके सामान। और भी बहुत सारी पुरानी मूवी है। और गांव में आज भी जो किसान होते हैं उनको अनाज दिया जाता है, ना कि पैसे दिए जाते हैं। और आप अनाज से ही दुकान से राशन भी खरीद के ला सकते हो। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर एक बात बताओ, आप सबको मैंने बता रखा है जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, है ना? जब सामान के बदले आपने सामान ले लिया तो सेल तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। खुद सोचो, एक सामान आपको दिया, बदले में आपसे एक सामान ले लिया, तो जीडीपी जो है वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे। जब जीडीपी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो क्लास ये जो जीडीपी की वैल्यू आएगी वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, वो एक्चुअल जीडीपी नहीं है। तो यानी कि बार्टर सिस्टम एक्सचेंज को हम जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी मनी का मूवमेंट नहीं है। जब सामान के बदले सामान लिया तो मैं सेल अमाउंट में चाहिए ना मुझे तो, और अमाउंट तो पता नहीं सेल का क्या है। तो इसीलिए क्लास जीडीपी का ये एक लिमिटेशन है कि जहां पे सामान के बदले जो है वो सामान। एनएफआईए मैंने बता तो दिया आपको, बाहर देश से जो इनकम आ रही है वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने पहले ही समझा रखा है। मान लो मैं इंडिया में बैठा हूं, अमेरिका का काम करके अमेरिका से पैसे कमाए मैंने 10 रुपए, ये फीफा है। अब मान लो अमेरिका वाला क्या कर रहा है, अमेरिका से बैठकर इंडिया से पैसे कमा रहा है, वो फीटा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 5 रुपए। तो 10 में से 5 घटा देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आएगा वो आएगा आपका 5 रुपए। एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभिनव झा टाइप कर दो यार प्लीज, जो भी डाउट है वो टाइप करो। तो और फोर्थ जो पॉइंट है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, तीसरा है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, और जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर वो है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज, बात को समझना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीडीपी वेलफेयर, कि जीडीपी बढ़ रहा है तो देश का वेलफेयर बढ़ रहा है, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है? तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक्सटर्नलिटीज। अगर किसी इंसान ने एक सुंदर सा गार्डन बनाया तो उससे बहुत लोगों को फायदा होगा, लेकिन हम इसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? हम उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्लास, उसी तरीके से अगर किसी ने धुआं छोड़ा, स्मोक एमिट किया, या किसी ने फैक्ट्री में सारा कचरा जो है वो नाली में बहा दिया, नदी में बहा दिया फैक्ट्री के अंदर, तो इससे क्या होगा? सबको नुकसान होगा। सरकार उसे क्लीन करेगी तो हमारे पैसों से ही क्लीन करेगी, और इवन जो टैक्स लगाया जाएगा वो हमारे सब पे टैक्स लगेगा। गलती एक ने की,
और उससे हमारा ये भी नुकसान है कि हमारा वातावरण पूरा दूषित हो जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे, हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में हमारे ऊपर असर तो दिखाता है, लेकिन हम इसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? देखो अभी ना बार्टर सिस्टम में अगर थोड़े से पैसे मिले हो ना तो उसको तो रिकॉर्ड कर लोगे आप, लेकिन जो बाकी पैसा नहीं मिला ना उसकी वजह से जीडीपी कम हो जाता है। 2 लाख की सेल हुई है जिसमें से 50,000 नगद हुआ है, 1.5 लाख जो है वो एक्सचेंज हुआ है। तो एक्सचेंज को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? आपसे सामान लिया, आपको सामान दे दिया, हम उसे जीडीपी में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो ये हो गया क्लास हमारा। तो ये 4 पॉइंट है बार्टर सिस्टम, मतलब पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, तीसरा है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज और चौथा क्या है? एक्सलटीज। ये चारों के 4 पॉइंट जो है वो लिमिटेशंस हैं किसके? मतलब कि जीडीपी वेलफेयर के, यानी जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा। अब आते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट पे। किसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं, समझना बात को। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्लास सेल्स, सेल्स को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन में, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लास? वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू नहीं पता कर सकते ना, सामान के बदले सामान लिया है, मनी वैल्यू नहीं पता कर सकते, इम्प्यूटेड वैल्यू नहीं पता कर सकते। अगर आपने सामान के बदले सामान लिया है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को नहीं पता कर सकते। तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एक दो ट्रांजेक्शन नहीं होता, जैसे बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सब लोग ध्यान समझना क्लास। अगला टॉपिक, प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सब लोग जरा अपनी रफ कॉपी में ना थोड़ा हिंट लिखते चले जाना, क्योंकि अभी आपसे रिवीजन भी कराऊंगा, पूरा अभी अभी याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो पहले पॉइंट पे आओ, ध्यान से समझना मेरी बात को क्लास, ध्यान से समझना कि कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स है, कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स है, उसकी सेल और परचेज को, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को, परचेज को कभी भी प्रोडक्शन मेथड में हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार सेल हुआ था ना, वो तभी काउंट हो गया होगा, उसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं। अगर आप उसे दोबारा काउंट करोगे तो आपका जो जीडीपी है ना वो ओवर एस्टिमेट कर जाएगा। क्लियर है? तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हम लोग कभी भी प्रोडक्शन मेथड जब हम बनाएंगे ना, प्रोडक्शन मेथड से न्यूमेरिकल भी और थियोरी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को कभी भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुआ होगा तभी उसको हमने ऐड कर दिया होगा। लेकिन उस सेल पे अगर कोई भी कमीशन आपको मिला है, क्लियर है, उस सेल पे कोई कमीशन आपको मिला है कि कोई कमीशन आपने पेड किया है, तो वो नई सर्विस है, उसको हम लोग क्या करेंगे? नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। कमीशन क्या होता है क्लास? कमीशन इज अ फैक्टर पेमेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड एंड दिस इज अ न्यू सर्विस। अब मान लो मैं एक पुरानी गाड़ी बोलता हूँ, मान लो मेरे पास एक कार है पुरानी, मैं उसको बोलता हूँ किसी को बेचने के लिए, तो सेकंड हैंड गुड्स है, तो उसको बेचने से क्लास कोई भी बेच के पैसा आया तो हम उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेकंड हैंड सेल है। लेकिन जिस इंसान को मैंने ब्रोकरेज दिया है, कमीशन दिया है बेचने के लिए, उस इंसान को जो ब्रोकरेज कमीशन मिलेगा क्लास, उसको हम लोग नेशनल इनकम में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ध्यान रखना, ब्रोकरेज कमीशन को काउंट करेंगे। क्लास सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, ध्यान रखना। सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई भी अगर नॉर्मली मैं बेच रहा हूँ किसी को, तो कोई उसके लिए बिल नहीं बनेगा। हाँ, अगर तुम्हारा काम ही सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने का है, तुम्हारा काम ही सेकेंड गुड्स को सेल, तुमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, फिर उसमें लग सकता है। थर्ड पॉइंट, तो पहला पॉइंट बताओ क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं करना है। कोई ब्रोकरेज कमीशन हो तो उसे काउंट करना है। तीसरा, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, अगर किसी ने अपने लिए सामान बनाया, ब्रोकरेज का मतलब क्या है भाई? तुम मेरा गाड़ी बिकवा रहे हो तो तुमको मैं कमीशन तो दूंगा उस चीज के ऊपर, उसी को ब्रोकरेज कहते हैं। थर्ड चीज, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट टेकन इनटू अकाउंट। अगर मान लो एक किसान है जो अनाज उगाता है 1,000 किलो, 1,000 किलो में से 200 किलो वो अपने लिए अनाज रख लेता है, तो उस 200 किलो की जो वैल्यू, बाकी 800 किलो तो उसने मार्केट में बेचा है, तो उसी हिसाब से जो 200 किलो की इम्प्यूटेड वैल्यू है उसको हम लोग नेशनल इनकम निकालते वक्त काउंट करेंगे। ध्यान रखना,
कोई अगर अपने लिए सामान बनाता है तो उसकी इनकम हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, अगर कोई सामान अपने लिए बना रहा है तो। क्लियर है क्लास? यहाँ तक हम उसकी इम्प्यूट वैल्यू जो है वो लेकर क्लास हम लोग नेशनल इनकम में उसको काउंट करेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। तभी हम लोग जब वैल्यू एडेड निकालते हैं ना जीवीएमपी, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड है। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को ले लेते हो तो उससे नेशनल इनकम डबल काउंट हो जाएगा, उससे ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम 2 बार काउंट हो जाएगा, इसीलिए कभी भी आपको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है चेंज स्टॉक। चेंज स्टॉक लेना है आपको, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक लगाते हैं ना फॉर्मूला, क्योंकि क्लास वो एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो उसको तो हमको लेना है। हाउस वाइफ की सर्विस को नहीं लेना। घर में आपकी माताजी खाना बनाती हैं या किसी घर में हाउस वाइफ खाना बना रही हैं, घर का सारा काम करती हैं, साफ सफाई, घर को पूरा संभालना, मैनेज करना, तो हम उसकी सर्विस की वैल्यू पता नहीं कर सकते कितनी वैल्यू है, इसीलिए हम लोग उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करेंगे, कोई ब्रोकरेज कमीशन हो काउंट करेंगे, अपने लिए सामान बनाया काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, चेंज स्टॉक काउंट करेंगे, और हाउस वाइफ की जो सर्विसेज है, मदर की जो सर्विसेज है, उसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसको? क्योंकि उसकी वैल्यू पता लगाना मुश्किल है। अब आपकी मम्मी सुबह से शाम तक जो काम करती हैं, तो अब भैया उनका आप पेमेंट कैसे डिसाइड कर सकते हो? किसी मेड से काम कराया, काम वाले से काम कराया, कुक से खाना बनवाया, तो उसको तो पैसा दे रहे हो आप, वो एक्चुअल पेमेंट पता है, लेकिन घर में नहीं पता कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को पता नहीं आपको? आपने एक फर्नीचर बनाया, ठीक है, आपने एक फर्नीचर बनाया 5,000 का, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाए थे 1,000 का, तो आप इस 1,000 को नहीं लोगे, इस 5,000 को लोगे, क्योंकि ये जो 1,000 है ना, इस 5,000 में इंक्लूड है ऑलरेडी। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते हम, फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं। अभी और क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे, जरा सब लोग एग्जाम्पल देखना। एक फार्मर है जो 1 टन गेहूं जो है वो बेचता है 400 रुपए में मार्केट में, किसी फ्लोर मिल, आटा की चक्की होती है ना, आटा पिसता है जहाँ पे, उनको, मतलब जहाँ पे गेहूं पिसता है, सॉरी। तो भैया देखो, इसने 400 रुपए में सामान बेच दिया, अपना अनाज बेच दिया किसान ने, तो किसान के लिए तो सेल हो गई कि भाई 400 की सेल हो गई। एज द फार्मर इट इज कंसर्न एज सेल, इट इज अ फाइनल सेल। किसान के लिए, फार्मर के लिए फाइनल सेल होता है। फिर फ्लोर मिल के पास अनाज जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो उसे कन्वर्ट करता है आटे में, यानी कि जो गेहूं है ना, उसको वो आटे में कन्वर्ट कर देता है और बेच देता है किसको क्लास? एक बेकरी वाले को। तो उसके लिए सेल कितना हो गया क्लास? 600 रुपए का सेल हो गया। फ्लोर मिल के लिए 600 रुपए का सेल हो गया। फिर फ्लोर मिल के लिए क्लास ये क्या है? फाइनल सेल है, उसने आटा बना के बेच दिया किसको? बेकरी वाले को। लेकिन बेकरी वाले के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। भाई बेकरी वाले के लिए कुछ भी सही, बेकरी वाले के लिए क्लास कुछ भी सही, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। और उसने क्या किया क्लास? ब्रेड को मैन्युफैक्चर किया, और जो ब्रेड है वो 800 रुपए में दुकानदार को बेच दिया। तो 800 रुपए में ब्रेड जो है वो दुकानदार को उसने बेच दिया, उसके लिए फाइनल सेल। फिर दुकानदार के लिए रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और दुकानदार ने इसे दोबारा क्या किया? एक कंज्यूमर को बेच दिया 900 रुपए में। तो क्या हम ये बोलें कि हमारी जो टोटल सेल है वो 2700 रुपए की है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत। क्यों? इसमें कई बार एक चीजों को एक से ज्यादा बार लिया गया, यानी कि डबल काउंटिंग हो गई। जैसे क्लास ये 400 रुपए का सामान इस 600 के अंदर इंक्लूड है, इस 800 के अंदर ये 600 का सामान इंक्लूड है, इस 900 के अंदर इस 800 का सामान इंक्लूड है। कहने का मतलब क्लास ये है कि ये 400 रुपए इंटरमीडिएट गुड्स है और 600 फाइनल, फिर 600 इंटरमीडिएट 800 फाइनल। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम दो तरीके हैं, या तो हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुआ है वो लो। एग्जाम्पल, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है क्लास? 400।
यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 200, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 200 और यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 100। तो टोटल जो क्लास आप लोगे जीडीपी वो 900 लोगे पहला, हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुआ है। या फिर आप एक काम करो, आप टोटल लास्ट में जो सेल हुई है ना वो ले लो आप, दोनों तरीके ठीक है। या तो आप लास्ट की जो सेल है वो ले लो, या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो, तभी तो इस नाम का, इस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड। जो भी वैल्यू ऐड किया है आपने सिर्फ वही लेना है हर स्टेज में। अगर आप ऐसा नहीं करते, दीपांशु समझा दूंगा, डोंट वरी। मिक्स इनकम का मतलब यह है कि जैसे जो टॉपिक चल रहा है ना क्लास, उसको पूछा करो, बाद में आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ लिया करो। तो ये टॉपिक चल रहा है कुछ और, आप पूछ रहे हो इस पूरे टॉपिक से अलग, तो ऐसे ये टॉपिक ही खराब हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट है, इस बार बता देता हूँ, अगली बार आप उस पर ही पूछना। मिक्स इनकम का मतलब क्या है, मेरा ही कोई स्कूल है, मान लो मैं स्कूल का मालिक हूँ और मैं अपने स्कूल में ही बच्चों को इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से मेरी जो सैलरी बनेगी, जो मैं अपने आप को सैलरी दूंगा, उसको मिक्स इनकम बोलते हैं। चलो इस टॉपिक पे आ जाओ। तो ये जो 900 की सेल है ना लास्ट में, ये ही हमारी टोटल आउटपुट है। आपने सबको जोड़ के अगर लिया तो यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगी। क्लियर है? या तो हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ है ये ले लो आप, कि हर स्टेज पे आपने कितना वैल्यू ऐड किया है, टेक द वैल्यू एडेड इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट। और दूसरी बात, आप सीधे के सीधे फाइनल प्रोडक्ट्स को ले लो, बीच में जो इंटरमीडिएट है उसको मत लो। अगर आप ऐसा लेते हो तो 900 का ही सामान बिका है लेकिन 2700 दिखेगा, क्योंकि क्लास एक ही सामान को कई बार आपने सेल कर दिया, कई बार जीडीपी में काउंट कर दिया, जिसकी वजह से जीडीपी ओवर एस्टिमेट हो गया। यानी कि क्लास इसमें बोलते हैं कि आपका जीडीपी जो है वो ओवर एस्टिमेशन हो गया, गलत काउंट हो गया। ओके, अब आ जाओ मिक्स इनकम के ऊपर। मिक्स इनकम क्या कहते हैं? मिक्स इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर। अपना खुद का लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप वो यूज कर रहा है, वो मालिक है और वो कोई उससे इनकम भी कमा रहा है, लाइक रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसको बोलते हैं मिक्स इनकम। मान लो मेरी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से मैं कोई रेंटल इनकम कमा रहा हूँ, या फिर क्लास मेरी कोई किताब है, मैं उससे क्लास रॉयल्टी कमा रहा हूँ, मैंने किसी को उधार दिया है, मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी कंपनी के मालिक का प्रॉफिट रख रहा हूँ, या मैं उसी कंपनी में काम करके कोई सैलरी ले रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं मिक्स इनकम। अपना खुद का बिजनेस है और उसी बिजनेस से इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड याद हो गया सबको। अब आते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड को लगाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, सुनना मेरी बात को। क्लास कोई भी ट्रांसफर अर्निंग, फ्री में पैसा कमाया है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो, स्कॉलरशिप हो, पॉकेट मनी हो, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास ये ट्रांसफर पेमेंट है, देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। सिमिलरली जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हम उसको भी काउंट नहीं करेंगे इनकम मेथड में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी काउंट नहीं करेंगे। अगला है क्लास, कोई भी इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया, लाइक स्मगलिंग, चोरी, गैम्बलिंग, इन सब से, या क्लास कोई हवाला का पैसा है, तो हम उसको बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। लॉटरी को भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये विंडफॉल गेन है। इन सब चीज़ों से क्लास कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, और वैसे भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उससे कितनी इनकम आई है ये पता लगाना ही मुश्किल है, तो हम इससे बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते कि इलीगल एक्टिविटी से कितना पैसा कमाया है। तो हम इलीगल एक्टिविटी का पैसा, फ्री में कमाया हुआ पैसा को काउंट नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे कोई भी इनकम आई है वो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उस सेल या परचेज पे कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन अगर क्लास आपने दिया है तो हम उसकी वैल्यू को जरूर काउंट करेंगे। कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन अगर दिया हम उसकी वैल्यू काउंट करेंगे। डू नॉट इंक्लूड द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट, शेयर, डिबेंचर, ये सब फाइनेंशियल असेट है। तो फाइनेंशियल असेट से कोई भी पैसा आपने कमाया है शेयर और डिबेंचर से, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन उस फाइनेंशियल असेट पे कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन दिया है, क्लास जो शेयर और डिबेंचर होते हैं ना, उसे खरीदने के लिए, उसे बेचने के लिए ना ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो हम उस ब्रोकरेज को तो काउंट करेंगे, वो नई इनकम है। भाई जिस इंसान ने ब्रोकरेज लिया है, कमीशन लिया है काम को करने का, उसके लिए तो नया इनकम है। लेकिन जो शेयर डिबेंचर है, लाइक डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, आप पढ़ोगे भी, इनकी सेल परचेज से देश के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसकी इनकम को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। एक मकान मालिक अपने ही बिल्डिंग में रहता है लेकिन उसकी रेंट को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। मैं समझाता हूँ। एक मकान मालिक है जिसका 2 मंजिला है, एक मंजिल वो सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रहता है और नीचे वाला फ्लोर उसने लेट आउट किराए पे दे रखा है।
इसका किराया है 5,000। तो अगर 5,000 रुपये वो किराया लेता है इस जमीन के फ्लोर का, तो जाहिर सी बात है क्लास, ये जो 5,000 है इसको भी देना पड़ता अगर ये खुद किराए पे रहता, लेकिन ये मालिक है, तो मालिक कहीं और रहता तो उसे 5,000 किराया देना पड़ता। इसीलिए इस 5,000 को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट, यानी कि मालिक अंदाजा लगा लेगा कि अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो मैं 5,000 रुपये रेंटल इनकम जनरेट करता। तो उसको हम लोग क्लास नेशनल इनकम में इनकम मेथड को लगाते वक्त लेंगे। क्लियर है क्लास पांचों पॉइंट? क्लास लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही सिंपल है। इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी खर्चा हुआ है आपने नहीं लेना है, क्योंकि क्लास वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर कोई आपने सेल्फ कंजप्शन सर्विस ली है, लाइक आपने मकान बनाया है, आपने अनाज उगाया है, उस पर कोई भी खर्चा अगर होता है, कोई भी खर्चा, तो हम उसको नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट फ्री की पेमेंट होती है, जो फ्री में आपने पेमेंट किया, बदले में कोई सामान नहीं लिया। डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, तो उसको क्लास हम लोग फ्री पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एसेट यानी शेयर और डिबेंचर पे इनकम भी काउंट नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर भी। यानी कि जो चीज इनकम मेथड में है, प्रोडक्शन में है, सेम वही हर जगह है। इनकम मेथड में उस पर इनकम काउंट नहीं करना, एक्सपेंडिचर मेथड में उस पर एक्सपेंडिचर काउंट नहीं करना। लेकिन अगर कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन अगर क्लास दिया, वो हर जगह इंक्लूड होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लास्ट है सेकंड हैंड गुड्स की सेल पे कोई भी इनकम आया, सॉरी इनकम तो ये मेथड नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड है। सेकंड हैंड गुड्स सेल पे कोई खर्चा आया तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन अगर है तो हम उसको जरूर काउंट करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। कुछ चीजें और रह गई क्लास के साथ, आज हम चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। तो आ जाओ जरा इस टॉपिक पे। अच्छा, मैंने आपको बताया था रेजिडेंट कौन होते हैं। जो आम तौर पे हमारे देश में रहते हैं उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिडेंट, निवासी। जो हमारे देश में रहते हैं क्लास, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिडेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में आकर रहते तो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में आकर रहते हैं, लेकिन क्लास हम लोग उनको रेजिडेंट नहीं मानते। वो हमारे देश में आके रहते हैं, हाँ, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं रहते, ध्यान रखना। 1 साल के अंदर अंदर रहते हैं। 1 साल से ज़्यादा रहेंगे तो हम उन्हें रेजिडेंट मान लेंगे, लेकिन हम उनको रेजिडेंट नहीं मानते। तो ये 5 पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान रखना। पहली बात, कोई फॉरेनर अगर आ रहा है टूरिज्म पर्पज से, इलाज कराने के लिए, स्पोर्ट पर्पज से, लाइक इंडिया की टीम जो है अभी आपको पता है कि दुबई गई हुई है आईपीएल के चक्कर में, उसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम होते हैं क्लास, उसमें या फीफा वर्ल्ड कप वगैरह होता है, तो उसमें लोग आते हैं। तो वो अगर हमारे देश में आके रह रहे हैं फिर भी हम उनको रेजिडेंट नहीं मानेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनओ हो गया क्लास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कोई बाहर देश का बंदा काम कर रहा है इंडिया के अंदर आके, तो हम उनको रशिया का ही मानेंगे रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंट नहीं मानेंगे। यूएनओ के अंदर अगर काम करता है तो, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर है तब। तीसरी चीज, एम्बेसी, मैंने बताया था क्लास, एम्बेसी के लोग, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, ठीक है। एक जो एम्बेसडर होता है ना, मैं आपको एक बार और याद दिलाता हूँ। आप सब लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, महाभारत। तो महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, राम भगवान जब युद्ध नहीं चाहते रावण से, तो राम भगवान कहते हैं कि अंगद से, अंगद जाओ, तुम हमारा संदेश दो। समझ रहे हो बात को? हमारा संदेश दो। पद्मावत मूवी भी देखी होगी जिन्होंने, उसमें भी वो एक आदमी को भेजता है, कहता है जाओ हमारा संदेश लेके जाओ और उनसे बोलो कि राम भगवान युद्ध नहीं चाहते, अभी भी गलती मान लो, सीता माता को लौटा दो, नहीं तो फिर खैर नहीं। तो उस अंगद को बोलते हैं क्लास एम्बेसडर, सीधी सी बात है। उस अंगद को आप लोग क्या बोलोगे? एम्बेसडर, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट, अरे यार सॉरी, कहाँ चला गया मैं, महाभारत में नहीं है, रामायण में है, सॉरी। तो इस मतलब कि ये जो रामायण है ना, तो हाँ बिल्कुल, मीडिएटर जो इसकी बात उसको पहुंचाता है, समझ रहे हो बात को? उसकी बात जो है उसको पहुंचाता है, ठीक है। हाँ गलती हो गई परवेज, वो रामायण है, ठीक है। तो राम जी मतलब कि अंगद को भेजते हैं दूत, शांति दूत जिसको बोलते हैं ना, शांति दूत, कि भाई मैं शांति चाहता हूँ, लड़ाई नहीं चाहता, मालिक की तरफ से।
तो पता है उस शांति दूत को हम कुछ कह नहीं सकते, रावण उसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि शांति दूत को मारना प्रथा नहीं है, उसको कुछ नहीं बोलते कि भाई उसकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन देना है आप उसे मारो। तो एम्बेसडर वही है जो अपनी कंट्री को इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं क्लास एम्बेसडर। क्लियर है? चलो, तो फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज हो गए, ऑफिशियल डिप्लोमेट हो गए, तो ये लोग इंडिया में है। मान लो चाइना की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो भाई चाइना का एम्बेसडर भी होगा, तो उसको क्लास हम लोग उसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई आर्म फोर्सेस है, ठीक है, हथियार वगैरह का डील करने के लिए कोई पर्सन है। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, जहाज वगैरह आते हैं ना, तो कंटिन्यू जहाज के साथ साथ जहाज के जो चालक दल होते हैं, लाइक एयर हॉस्टेस हो गया जहाज में, ठीक है, प्लेन में एयर हॉस्टेस है, या को पायलट है, अटेंडेंट है, एक दो, तो हम उनकी जो इनकम है, सॉरी, उनको हम अपने देश का रेजिडेंट नहीं मानेंगे। बॉर्डर के आसपास कुछ लोग रहते हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। बॉर्डर के आसपास लोग रहते हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो वो लोग जब बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो कंटिन्यू दूसरे देश में मूव करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको उनके देश का ही रेजिडेंट मानेंगे, उन्हें हमारे देश का रेजिडेंट हम लोग नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। तो ये ऐसे 5 लोग हैं क्लास, मतलब 5 कैटेगरी के लोग जो हमारे देश में आके रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी इनकम को, हम उनको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते, यानी हम उनको रेजिडेंट नहीं मानते। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नेपाल देखो बहुत पास है इंडिया से, इसी तरह से हांगकांग है, मकाऊ है, अलग अलग देश है, बहुत क्लोज है, मतलब कई बार तो ऐसा होता है आधा आधा घंटे में दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, सॉरी एनएफआईए। एनएफआईए के अंदर 3 चीजें आती हैं। जो लोग सैलरी से पैसा कमा रहे हैं बाहर देश से, जिनकी बाहर देश में कोई प्रॉपर्टी है उससे रेंटल इनकम आ रहा है, किसी को बाहर देश के आदमी को उधार दे रखा है, या कोई बाहर देश में कंपनी उससे प्रॉफिट आ रहा है, या रिटेन अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अभी तक बांटा नहीं है। ये तीनों के तीनों किसके कंपोनेंट है? एनएफआईए के, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बाहर देश से इन सब चीज से हम लोग क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी। अगली हेडिंग है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है? मान लेते हैं सन 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, सन 2020 में बीजेपी की सरकार है, ठीक है? अब सन 2013 में जो अनाज का प्रोडक्शन हुआ है, मैं मान लेता हूं जो अनाज का प्रोडक्शन हुआ है वो 100 किलो हुआ है, और अनाज की जो कीमत है उस टाइम पे वो 5 रुपए कीमत है, तो जो जीडीपी है वो कितनी बनेगी? 500 रुपए। 2013 की जीडीपी 500। 2020 में 90 किलो अनाज उगा है, लेकिन जो अनाज की कीमत है, आज महंगाई बढ़ गई है, 200 रुपये, 10 रुपये हो गई है, तो जो जीडीपी है सन 2020 में 900, और 2013 में जो जीडीपी है वो 500 है। अब 2020 की जीडीपी ज्यादा है, तो बीजेपी सरकार बोलेगी कि भाई हमारी जीडीपी देखो ज्यादा है, पहले से हम ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन 2013 की सरकार बोलेगी कि पहले प्रोडक्शन किया था 100 किलो का, अब प्रोडक्शन 90 किलो का है, जीडीपी तो सिर्फ इसलिए ज्यादा है क्योंकि महंगाई बढ़ गई, पहले अनाज 5 रुपए का था, अब अनाज 10 रुपए का है। तो इस सिचुएशन के लिए हमें एक्चुअल जीडीपी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें पुराने वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आपको कंपैरिजन में पता चलेगा कि ये जो जीडीपी एक्चुअल है पुराने प्राइस पे, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी, और जो नए वाले प्राइस पे जीडीपी है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो ये है क्लास रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ध्यान रखना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है क्लास बात यहां तक? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होता है? जब हम लोग जीडीपी को प्रीवियस ईयर प्राइस पे मेजर करते हैं, कांस्टेंट ईयर प्राइस पे या प्रीवियस ईयर प्राइस पे, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अगर आपको रियल में जानना है तो आप महंगाई वाले रेट से मल्टीप्लाई मत करो, पुराने वाले रेट से मल्टीप्लाई करो। और जब आप करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो क्लास क्वांटिटी को, तो आता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, पहले भी 5 रुपए था, अभी भी 5 रुपए मान के करो। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है क्लास? इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, पहले 5 रुपए था, 10 रुपए, 10 रुपए लेंगे।
रियल जीडीपी को मानते हैं ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि अगर देश का वेलफेयर देखना हो तो नॉमिनल जीडीपी से मत देखो, वो तो हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि प्राइस तो बढ़ता ही रहता है हर चीज का। तो आपको रियल जीडीपी में देखना है वो। तो रियल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर मानते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर का, नॉमिनल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर नहीं मानते, ये ध्यान रखना। क्लास रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, या रियल जीडीपी निकाल सकते हो करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में नॉमिनल जीडीपी दे रखा है और प्राइस इंडेक्स दे रखा है तो रियल जीडीपी निकाल लोगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? और अगर आपको करंट ईयर प्राइस दिया हुआ, बेस ईयर प्राइस दिया है, इनटू 100 करके आप रियल जीडीपी निकाल सकते हो। चलो अब हम अगला देखते हैं, एक और डिफरेंस ये रहा। क्लास डेप्रीशिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस अच्छा है, एक बार चेक करते हैं। नॉर्मली अगर हम कोई मशीन चलाते हैं तो हम सबको पता है कि उसकी वैल्यू कम होनी है। कोई मशीन नॉर्मली चला रहे हैं तो हम सबको पता है कि उसकी वैल्यू कम होनी है, तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रख लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब ये है क्लास कि किसी भी असेट की अगर वैल्यू कम होती है ना, तो हम पहले से उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं, कल को अगर वो खराब हो गई तो हम उस पैसे से उस मशीन को रिपेयर करा लेंगे। उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन अचानक से आंधी तूफान बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया और आपकी प्रॉपर्टी खराब हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंटल हो गया, ये कैपिटल लॉस है। ये इंसिडेंटल है, अचानक से हो गया। लेकिन ये क्या है क्लास? ये तो रेगुलर है भाई, समय गुजरेगा, असेट यूज होगी, मशीन चलेगी, पुरानी होगी। तो इसके लिए आप प्रोविजन बना सकते हो, इसके लिए आप प्रोविजन नहीं बना सकते। अचानक से भाई आंधी तूफान, चोरी, बाढ़ का, भूकंप का, सुनामी का, एक्सीडेंटल का, आग लग गई, इसके लिए आप कोई प्रोविजन पहले से नहीं बना सकते। अगर डेप्रीशिएशन लग रहा है तो प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा, प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं आएगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा। लेकिन अगर एक बार मशीन खराब हो गई, अचानक से कैपिटल लॉस हो गया, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये कैपिटल लॉस है, ये डेप्रीशिएशन है। ये रेगुलर नेचर का है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये क्या अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो गया, वो कैपिटल लॉस है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो सारी चीजें मैंने करा दी आपको, बस एक ये क्वेश्चन है, ये मुझे आपको कराना है। सब लोग ध्यान से समझ लो, और इसके साथ आज हम अपना पूरा चैप्टर जो है फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से नए नए चैप्टर करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर था तो टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अगली क्लास से जो भी कराऊंगा वो एकदम अच्छे से हो जाएगा, और हम जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस खत्म कर देंगे, डोंट वरी। बस ये जो चल रहा है आप उसको अच्छे से समझ लो, और बाकी जो सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई का, उसमें न्यूमेरिकल नहीं दिया है, लेकिन हमने सीख तो लिया ही है। जरूरी नहीं कि बोर्ड में ना आए न्यूमेरिकल, आपके स्कूल के पेपर में ना आए न्यूमेरिकल। स्कूल वाले ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं देंगे, तो आपको करना पूरा है। अगर आप ये चाहते हो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो क्लास शुरू से पढ़ रहे हो आप, तो ये सोच गलत है आपकी। आपको मैं करा रहा हूँ 100 में से 100 की तैयारी, और जब मैं 100 में से 100 की तैयारी करा रहा हूँ तो मैं जीरो से लेकर एंड तक कराऊंगा आपको डिटेल में। समझ रहे हो बात को? तो जो करा रहा हूँ क्लास, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कराऊंगा, मेरा ही टाइम वेस्ट है। मनी बैंकिंग रवि एक दिन में हो जाएगा, एक ही क्लास के अंदर मनी बैंकिंग करा दूंगा आपको। समझ रहे हो? एक ही क्लास के अंदर मनी बैंकिंग हो जाएगा, अगली क्लास के अंदर, से डोंट वरी। अब मुझे 10 मिनट में क्लास ये वाला क्वेश्चन करा दो फटाफट सब लोग। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि अगर इंडिया के मैप के अंदर कोई चीज है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे कुछ भी, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर इंडिया के मैप के अंदर कोई चीज है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। अगर इंडिया के मैप के अंदर यूएस की एम्बेसी है तो हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये यूएस का पार्ट है। यूएस के अंदर कोई इंडिया का बैंक है, इंडिया का कुछ भी है, वो यूएस की टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन यूएस की टेरिटरी के अंदर अगर इंडिया की एम्बेसी है तो वो फिर इंडिया का पार्ट है। कुल मिला के बात इतनी समझो, एम्बेसी जिस देश का होता है क्लास, वो चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, अगर इंडिया की एम्बेसी है तो इंडिया का पार्ट है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो। समझ रहे हो बात को? और बाकी इंडिया के मैप के अंदर कोई चीज अगर आ गई मैप के अंदर, तो समझ लो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, अगर मैप के अंदर आ गया तो। ठीक है, चेक करते हैं। पहला पॉइंट, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक ब्रांच इंडिया। सुनो मेरी बात को, मेरी बात समझना। ब्रांच तो इंडिया में है ना, चाहे वो फॉरेन बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, ब्रांच इंडिया में है ना, तो वो जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा, ध्यान रखना। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम पूछ रहा है, नेशनल इनकम नहीं पूछ रहा, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, तो उसमें इंक्लूड होगा ये। सैलरी, आंसर मत देखो, क्वेश्चन देखो।
सैलरी रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। ध्यान रखना, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, चाहे वो क्लास कोई इंडियन रेजिडेंट हो चाहे जो भी हो, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में, तो अमेरिका की टेरिटरी का पार्ट होगा, वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन सिंगापुर। देखो कंपनी मत देखो कौन सी है, वो है कहाँ ये देखो, ब्रांच कहाँ पे है, सिंगापुर में, तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? वेरी गुड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन टू रेजिडेंट ऑफ चाइना। चाइना के लोगों को सैलरी दी जो इंडियन एम्बेसी इन चाइना में काम कर रहे हैं। ध्यान समझना, ध्यान सुनना, इंडियन एम्बेसी चाइना में है लेकिन फिर भी वो इंडिया का ही पार्ट कहलाएगा क्योंकि एम्बेसी उसी देश का होता है जिस देश का वो है, तो यानी कि ये इंडियन एम्बेसी का पार्ट है, तो ये बिल्कुल इंक्लूड होगा, इट विल बी इंक्लूडेड। ओके। रेंट रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट, आपको इंडियन रेजिडेंट से मतलब नहीं है, आपको जगह देखनी है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर कोई रशियन एम्बेसी है, मान लो इंडिया में दिल्ली में रशियन एम्बेसी है, वहां पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, लेकिन फिर भी क्लास वो जो रशियन एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो रशिया की टेरिटरी में आएगा। ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई, एसबीआई का ब्रांच इंग्लैंड में है, तो भैया इंग्लैंड का ही पार्ट होगा, वो हमारे देश का पार्ट नहीं होगा। बैंक नहीं होते पार्ट, बैंक नहीं होते, एम्बेसी पार्ट होते हैं, तो नो, इट विल नॉट बी इंक्लूड इन द, बिकॉज क्लास ये हमारे देश का पार्ट नहीं है, उनके देश का पार्ट है, तो ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। स्कॉलरशिप फ्री की इनकम होती है, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको कि स्कॉलरशिप को काउंट नहीं करना है, फ्री की इनकम है। फीफा को काउंट नहीं करना है क्लास, पता है क्यों? पता है क्यों? सुनना मेरी बात को, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, डोमेस्टिक इनकम, और एनएफआई किस में आता है, नेशनल इनकम में, ना कि डोमेस्टिक इनकम में। तो अगर नेशनल इनकम की बात करें तो फीफा ऐड होगा, बाहर देश की इनकम ऐड होगी, डोमेस्टिक इनकम में बाहर देश की इनकम ऐड नहीं होगी, सिर्फ देश का जो अंदर अंदर है वही ऐड होगा। लास्ट है क्लास, यहाँ चेक कर लो, प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी इन इंडिया, कंपनी इंडिया में है ना तो बस होगा, फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे मालिक उसका कोई भी सही, प्रॉफिट इंडिया के अगर कंपनी इंडिया में है तो वो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अच्छा एक चीज और, जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं? क्लास जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि जो आज का प्राइस है और जो पुराना प्राइस का जीडीपी है, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है और जो रियल जीडीपी है उसमें डिफरेंस कितना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, मतलब कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या है। रियल जीडीपी पुराने प्राइस पे होता है, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस पे होता है। रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यही मेन जो है, इसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ओके। डिफ्लेटर मतलब देखो, ये जो रियल है ना और ये जो नॉमिनल है, ये कितना वेरी करता है, कितना डिफरेंस है इसमें, उसी को डिफ्लेटर बोलते हैं। कितना बदलाव आया है, मान लो ये 600 है या 800 है, तो क्या चेंज आया है, कितना डिफ्लेट कर रहा है, रियल से नॉमिनल कितना फर्क है उसमें, तो उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ओके। तो नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट है क्लास, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सारा करा रखा है, जो भी आएगा आप आराम से कर लोगे। और रिवीजन मैं बिल्कुल आपको रिविजनरी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, टेंशन आप मत लो, बस आप आराम से मेहनत करते चलो अच्छे से, तीनों सब्जेक्ट में, अकाउंटिंग को पीएसटी में, तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।